नाजरीन, दरीचे के तीसरे एपिसोड में मैं हूं आसिम मोहिद्दीन, आपके साथ फिर एक बार मुखातिब। आज मैं आपके साथ सियासत को लेके या फिर मईशत को लेके बात नहीं करना चाहता हूं। सियासत में जाने के लिए आप अगर सियासत में जाना चाहते हो या फिर पैसा कमाना चाहते हो, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको एक सबसे बड़ी अहम चीज़ होनी चाहिए, वो है सेहत। सेहत की दौलत जो एक अनमोल दौलत है। अगर आपके पास जान है तो जहां है, अगर जान नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ दुनिया की आपके लिए कारगर साबित नहीं हो सकती है। जो हम टैक्स का पैसा देते, खून की कमाई से टैक्स का पैसा हम जो लोगों को देते हैं, जो सत्ता में रहते हैं, जो लोग कुर्सियों पर बैठ के अपने लिए आशानियाँ खरीदते हैं, बंगले बनाते हैं अपने लिए, बच्चों को फ़ौरन भेजते पढ़ाने के लिए हमारे टैक्स के पैसे से, और फिर उसके बाद उसी टैक्स के पैसे से हमारे लिए जहर खरीदते जाएंगे, तो कितनी बड़ी दुख की बात है ये। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर में गैर मयारी या फिर स्प्यूरियस ड्रग्स का कितना बड़ा माफिया चल रहा है। ये जो आप स्क्रीन पे आप जो ये दस्तावेज़ात देख रहे हैं, हमारे पास ये जो दस्तावेज़ात आए हैं, इसमें चौंका देने वाली बातें लिखी गई है। पिछले 2-3 सालों में अगर आप 18, 19, 20 या 20-21 की बात करेंगे, अभी तक की बात करेंगे, करोड़ों रुपयों की दवाइयाँ खरीदी गई हैं इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन की तरफ से, और जो लोगों में तकसीम कर दी गई, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो खरीदी गई थी, खरीदने के बाद कंज्यूम करने के बाद, लोगों में कंज्यूम करने के बाद उन दवाइयों की जो रिपोर्ट आती है वो आती है कि सब स्टैंडर्ड, मतलब वो दवाइयाँ गैर मयारी है। क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? आप दवाइयाँ खरीदते हो हमारे टैक्स के पैसे से, ये दवाइयाँ खरीदने के बाद फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लोगों को प्रिस्क्राइब करते हो अपने अस्पतालों में डॉक्टर्स के थ्रू, और फिर कंज्यूम करने के बाद फिर बोल रहे हो कि ये अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो मुझे बताइए, मजाक नहीं है, आपकी जान के साथ नहीं खेला जा रहा है। ये जो दस्तावेज़ात है मेरे पास, मैं ये पढ़ता हूँ और आपको स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं ये दस्तावेज़ात। ये पहली लेटर जो मेरे पास है ये 5/5/2020 की है और शाया हुई है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर ISM, प्रोविजनल मेडिकल स्टोर ISM इंदिरा चौक जम्मू से। और इसमें क्या लिखते हैं? इसमें ये लिखते हैं कि काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट अबोव। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट out of various Unani medicine samples sent for testing through Inspector Unani, 4 Unani medicines procured during financial year of 2018-2019 as mentioned below have been found not of standard quality। मतलब जो दवाइयाँ इन्होंने ख़रीदी है, सरकार ने जो ख़रीदी है, जो दवाइयाँ इन्होंने मार्केट में लोगों के लिए ह्यूमन कंजप्शन के लिए अलाउ की है, उसके बाद ये दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड बताई जाती है। तो ये लेटर में फर्दर लिखते हैं, एज सच आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू रिकॉल द अबव मेंशन्ड मेडिसिन्स फ्रॉम ऑल ISM institutions PHCs if available in your respective districts, and also direct medical officers not to use these medicines and may please be deposited in the provisional stores ISM जम्मू। आप देख लीजिए, दवाइयाँ हैं हबी मुसाफी खून, इत्रिफॉल मुलाइन, हबी सुरंजन, इत्रिफॉल साहत्रा। अगर आप देख लेंगे, लेटर में ही लिखा जाता है कि भाई अगर आपके पास ये दवाइयाँ मौजूद हैं, लोगों ने नहीं खाई है, तो मेहरबानी करके इन दवाइयों को वापस लाइए, ये स्टॉक पुल आउट कर लीजिए मार्केट से। तब अगर लोगों ने नहीं खाया, अगर खाइए तो क्या कर सकते हैं हम? सिंपल सी बात। आप देखिए कितनी गैर जिम्मेदारी से ये चिट्ठी लिखी गई है, कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ ये लोग काम करते हैं सिस्टम में और हमारी जानों के साथ खेलते हैं। यही नहीं, आप दूसरी लेटर पढ़ लीजिए, 20/4/2020 की लेटर है ये। इसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन क्या लिखता है? In reference to the above subject, this office has received communication from Assistant Director ISM Inspector Ayurveda, Director of Indian Science of Medicines J&K Jammu, wide his letter number DISM drugs 16871 dated 9/4/2020, wherein he has conveyed
regarding the test reports of following medicines supplied in the financial year 2018-2019 to your districts to be not of standard quality. In this context, you are requested to find out the stock's position from your institutions and recall the same. If already, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिख रहे हैं. To recall the same if already not consumed under intimation to this office. If already not consumed, अगर कंज्यूम हो गया तो तब क्या करोगे? सबसे बड़ी बात है, ये बोल रहे हैं कि ठीक है आपने बेच दिया है, अब कंज्यूम हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर वापस लाओ. अरे भाई उनका क्या होगा जिन्होंने कंज्यूम किया ये सब स्टैंडर्ड स्प्यूरियस ड्रग्स, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है. और इसमें भी ये बात करें ग्लूकोनिल पाउडर की और शिवस्कुथर रस. इसी तरह से 2019 में ही एक लेटर और ड्रग अलर्ट स्टॉप नोटिस के तौर पर जारी की जाती है आईएसएम की तरफ से. साउथ कश्मीर में 5 ड्रग्स ऐसी भेजी जाती है जो अकॉर्डिंग टू आईएसएम लेटर ये पता चलता है कि ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. तो उस वक्त ड्रग अलर्ट नोटिस जारी किया जाता है साउथ कश्मीर में, भाई ये सारी दवाइयाँ वापस लाओ. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर ये आईएसएम इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन दवाइयाँ खरीदता है तो इसका सैम्पलिंग पहले क्यों नहीं होता है, इसकी टेस्टिंग पहले क्यों नहीं होती ह्यूमन कंजप्शन से पहले? आप पहले लोगों को खिलाते हो ये दवाइयाँ, उनके टैक्स के पैसे से उनको ये दवाइयाँ खिलाई जाती है, उसके बाद फिर आप उनको बोलते हो कि भाई अगर ये दवाइयाँ मौजूद है मार्केट में, क्योंकि हमने सैम्पलिंग अब इसकी कर ली, उस सैम्पलिंग में हमें ये पता चला ये दवाइयाँ ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है. और आपको मैं बताते चलूँ ये जो दवाइयाँ हैं सारी की सारी बहुत ही सीरियस दवाइयाँ हैं. ये दवाइयाँ स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होती है, पेन किलर है और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होती है. और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है. जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है और जो लोग हज़ारों लोग जो पिछले अगर आप देख लेंगे पिछले एक दहाई या ज़्यादा अरसे से एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग एलोपैथी को छोड़ के होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक की तरफ रुख कर रहे हैं. उनका ये विश्वास है कि जो ये दवाइयाँ हैं इनमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है या फिर बहुत कम है इंस्टेड ऑफ एलोपैथिक. लेकिन इस उम्मीद के साथ जब वो लोग आपके अस्पताल में आ जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर उसको वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है जो ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड है या फिर स्प्यूरियस है, तो उसका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा उसका? उसकी उम्मीदें क्या है इस सिस्टम के साथ, इस सरकार के साथ जो इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती है? सबसे अहम बात यह है कि आप पहले मुझे बताइए, जब आप ये ड्रग्स लाते हो स्टॉक लाने के बाद आप इसको गोडाउन में क्यों नहीं रखते हो, स्टोर्स में क्यों नहीं रखते हो, और फिर एक रैंडम सैम्पलिंग करने के बाद मार्केट में बेच देते हो? आप पहले ड्रग्स खरीदते हो, उसके बाद मार्केट में ह्यूमन कंजप्शन के लिए बेच देते हो, तो फिर उसके बाद जब 60, 70, 80% जो ड्रग्स जो होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप इसकी सैम्पलिंग करवाते हो. उस सैम्पलिंग में जब वो सब स्टैंडर्ड या सुपीरियर ड्रग माना जाता है तो फिर आप बोलते हैं कि भाई लोगों को मत दे दो. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये सुपीरियर या सब स्टैंडर्ड ड्रग है. दैट मीन्स द ड्रग दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज़ ऑलरेडी बीइंग कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स. तो मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी जो एक्सपर्ट है इस मामले में, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है अगर आप सब स्टैंडर्ड या सुपीरियर ड्रग्स लेते हो, उससे लॉन्ग टर्म में जो लाइफ में जो आपके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ड्रेडफुल और फेयरफुल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जब कोई ड्रग्स लेते हो, उसमें क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो डिजीज़ होती है, जो एलिमेंट होता है उसका क्योर हो जाए, वो ठीक हो जाए. लेकिन अगर आप सब स्टैंडर्ड या फिर सुपीरियर ड्रग्स लेते हो, एज पर द एक्सपर्ट्स इट इज़ अ वेरी डेंजरस. तो आपकी जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. दैट मीन्स अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर का भी चक्कर बन जाता है, फिर तो आपको स्टोमक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो दैट मीन्स इट इज़ इन्वॉल्विंग यू इन एट मल्टीपल लेवल.
बहुत सारी लेवल्स पे आपको ये इफ़ेक्ट करता है, आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करता है। जो हमारे जो बाबूज जो बैठे हैं ऊपर, जो हमारे लोग जो ऊपर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं हमारे टैक्स के पैसे से, उनको बिल्कुल भी, उनके दिमाग को बिल्कुल भी ये इफ़ेक्ट नहीं करता है। लगभग जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अवेल करने के बाद जो मुझे पता चला, लगभग 5 से 6 करोड़ रुपयों का कारोबार हो चुका है ये दवाइयाँ ख़रीदने में पिछले 2 से 3 साल के दरमियान। अगर सरकारी आदाद व शुमार को हम ले लेंगे, 10 से 20 लाख लोग ये दवाइयाँ खा चुके हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी क्रॉनिक एलिमेंट्स के शिकार हैं। इस चीज़ पे गौर कीजिए और देख लीजिए क्या वाकई में हमें इन मुद्दों के खिलाफ, इन मसलों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं। तो आपकी स्क्रीन पे जो नाम इन दवाइयों के आ सकते हैं, कम से कम अपने दोस्तों के साथ आप इन दवाइयों के बारे में बात कर सकते हो। और अगर आपके घर में, आपके दोस्त अहबाब में कोई ऐसी दवाइयाँ ख़रीदता है तो मेहरबानी करके उनको भी बता दीजिए कि ऐसी दवाइयाँ ना ख़रीदी जाए। कम से कम अगर हम उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे लिए जहर ख़रीदते हैं हमारे पैसों से, उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट अवेयरनेस के तौर पर जब हम अवेयर हो जाते तो ये दवाइयाँ ख़रीदना भी बंद करेंगे। ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें हर कोई इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व भी और अफेक्टेड भी है। तो मेहरबानी करके आप ये दवाइयों के नाम पढ़ लीजिए अपनी स्क्रीन पे और फिर देख लीजिए अपने घर में, अपने दोस्तों अहबाब में कोई ऐसा बंदा हो जो इस तरह की दवाइयाँ ख़रीदता है। क्योंकि हमारे पास जो ऑथेंटिक क्रेडिबल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ये कह रही है कि ये दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड हैं और ये लोगों के खाने के काबिल नहीं है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन दवाइयों के बारे में अपने आप को अवेयर कीजिए ताकि कोई भी ऐसा अजीज़ आपका जो हो वो ऐसी दवाइयाँ ना खाएं जिससे उनकी सेहत पर असर ही पड़ सकता है। शुक्रिया खबर उर्दू देखने के लिए।